हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेट्स और आज हम जानेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन का यूज़ हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं, आइए देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, और ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और मैं जानना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो क्योंकि ये सेट डिसजॉइंट सेट है तो मैं लिख सकता हूं केस वन कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। सेकंड केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में मेरे पास दो सेट है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, लेकिन इस केस में ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है, यानी इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के। लेकिन ऐसा करने पर आप देखेंगे कि जो मिडिल पोर्शन है यानी ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन वो फिर से रिपीट हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए मैं उस पोर्शन को एक बार माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब केस थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड केस में मेरे पास तीन सेट्स हैं, सेट ए बी और सी, और मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कैसे लिखूंगा इसे? मैं निकालना चाहता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और ये बराबर होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। लेकिन ऐसा करने पर आप देखेंगे कि जो पोर्शन कॉमन है यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए वाला वो रिपीट हो रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इस एक्सप्रेशन में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए को माइनस कर दूंगा। पर ऐसा करने पर जो मिडिल पोर्शन है यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए मुझे एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुए तीन केस। पहला केस बहुत ही सिंपल था, वेन डायग्राम से इजीली हम बता सकते हैं। केस सेकंड और थर्ड को अब हम डिराइव करके देखते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं। सेकंड केस में मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, और इनके अंदर तीन पोर्शंस ऐसे हैं जो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा?
तीनों को ऐड कर देंगे, यानी n ऑफ a माइनस बी को प्लस n ऑफ b माइनस ए को एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज ही रहने देता हूं, a माइनस बी प्लस n ऑफ b माइनस ए प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसको एज इट इज ही रहने देता हूं। और इसके साथ मैं दो टर्म्स और जोड़ देता हूं, एक टर्म ऐड करता हूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और एक टर्म मैं माइनस कर देता हूं n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ऐसा करने पर एक्सप्रेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये मैंने लिखा क्यों है, आइए देखते हैं। यहां पर n a माइनस बी और n ऑफ इंटरसेक्शन n ऑफ a इंटरसेक्शन b मिलकर क्या बना रहे हैं, n ऑफ a। आप फिगर में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से n ऑफ b माइनस a और n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या बना रहे हैं, n ऑफ b, और बचा क्या मेरे पास है, ये नेगेटिव में टर्म, यानी n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये सेकंड केस का हुआ जनरल एक्सप्रेशन। इसी केस के अंदर अगर ये दोनों सेट म्यूचुअली डिसजॉइंट होते तो a इंटरसेक्शन b हमें मिलता है एक नल सेट। तो उस केस में ये वाली टर्म हट जाती और रह क्या जाता, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, जैसा कि मैंने फर्स्ट केस के अंदर आपको बताया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, केस थर्ड देखते हैं। तो थर्ड केस में मेरे पास तीन सेट्स थे और मुझे निकालना था n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं b यूनियन c को एक सेट मान लेता हूं, यानी मैं इसको इस तरह से कंसिडर करता हूं कि a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, n ऑफ a और b के अंदर जब यूनियन होता है तो मैं कैसे लिखता हूं, ये बराबर होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ दिस टर्म यानी b यूनियन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन दिस टर्म यानी b यूनियन c। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो सेकंड टर्म है यानी b यूनियन c वाली, इसको भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, यानी माइनस ऑफ n a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब आगे देखते हैं, इस टर्म को रहने देते हैं। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं नंबर 1। मुझे इस टर्म के अंदर थोड़ा काम करना है, अब मैं ये वाली टर्म लिखता हूं, और ये टर्म है n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक लॉ था जिसे मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो भी इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लिख सकता हूं ऐसे। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। इसे मैं लिख सकता हूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर इतना समझ आ गया है तो आगे बिल्कुल सिंपल है। इस टर्म को देखिए, इस टर्म को मैं यहां पर बनाकर दिखा देता हूं। मेरे पास 3 सेट थे, 1 2 और एक सेट था ये, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है तो ए इंटरसेक्शन बी में आया ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी के अंदर आया ये वाला पोर्शन। और अब इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं इन दोनों पोर्शंस का तो कॉमन पोर्शन कौन सा आया, ये वाला। और ये पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे लिख देता हूं मैं 2। अब फर्स्ट के अंदर इस टर्म की जगह मुझे लिखना है ये पूरी टर्म। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। इसके बाद एक टर्म है माइनस ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद है माइनस, उसके बाद ये टर्म लिखनी है। तो यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी और ये रहेगी पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड ये माइनस का हो जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फाइनल रिजल्ट ये आता है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने केस 2 और केस 3 को प्रूव कर दिया है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इफ x and y are two sets such that n of x is 17 and n of y is 23 and n of x union y is 38, then find n of x intersection y। तो ये देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि n ऑफ x यूनियन y किसके बराबर होता है, n of x n of y and minus n of
x इंटरसेक्शन y। इसके अंदर हमें सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। n ऑफ x यूनियन y कितना है 38। उसी तरह से n ऑफ x कितना है 17, n ऑफ y कितना है 23, और हमें निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y। n ऑफ x इंटरसेक्शन y को मैं इधर ले आऊंगा, और राइट हैंड साइड में 38 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। 23 और 17 कितना हुआ 3 and 4 40। 38 को इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो फाइनली n ऑफ x इंटरसेक्शन y हमारे पास कितना हुआ है 2। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, देन हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये भी सिंपल है। इसके अंदर जो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स है मैं उसे मान लेता हूं सेट H। ठीक है, तो n ऑफ H कितने पर्सन है जो हिंदी बोलते हैं 250। उसी तरह से n ऑफ E कितने हैं 200, और हमें निकालना है जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, यानी हमें क्या निकालना है n ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, वेन डायग्राम में बताता हूं आपको। मेरे पास एक सेट है हिंदी पीपल्स का और एक सेट है इंग्लिश पीपल का, और हमें निकालना है जो ये दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, यानी H इंटरसेक्शन E के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि n ऑफ H यूनियन E किसके बराबर होता है n ऑफ H प्लस n ऑफ E माइनस n ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, अब सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे हम। ये टोटल पीपल कितने हैं 400, हिंदी स्पीकिंग पीपल कितने हैं 250, इंग्लिश स्पीकिंग कितने हैं 200, तो जो दोनों बोल सकते हैं वो हमें निकालना है। फाइनली n ऑफ H इंटरसेक्शन E कितने एलिमेंट्स आए 250 एंड 200 450। 400 को मैं इधर ले जाऊंगा माइनस 400, तो 50 पीपल्स ऐसे हैं। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इफ x and y आर टू सेट्स such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection has 10 elements, then how many elements does y have? ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है x has 40 elements, यानी n of x is 40। उसके बाद हमें गिवन है x union y, यानी n of x union y has 60 elements।
उसके बाद हमें गिवन है n of x intersection y which has 10 elements और हमें निकालना है n of y। ठीक है, तो सिंपली हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, n of x union y is equal to n of x plus n of y then minus n of x intersection y। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली। n of x union y कितने हैं 60 एलिमेंट्स, n of x कितने हैं 40 एलिमेंट्स, y हमें निकालना है, इंटरसेक्शन में है 10 एलिमेंट्स। तो n of y को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, आ जाएगा माइनस ऑफ n of y, इधर 40 माइनस 10 हुआ 30 और 60 को इधर लेकर आया हुआ माइनस 60, हमें यहाँ क्या मिला माइनस 30। तो माइनस कैंसिल आउट करता हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या जवाब आता है कि n of y हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए 30। उसी तरह से 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, देन हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले तो मैं क्रिकेट लाइक करने वालों के लिए सेट सी लिख देता हूं। तो क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने लोग हैं 40। उसी तरह से जो दोनों लाइक करते हैं यानी n ऑफ c इंटरसेक्शन t वो कितने लोग हैं 10। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी n ऑफ c यूनियन t कितने हैं 65। तो जो भी हमें गिवन है उससे मैं निकाल सकता हूं n ऑफ t यानी वो व्यक्ति जो टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा n ऑफ c यूनियन t इज इक्वल टू n ऑफ c प्लस n ऑफ t माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन t। ठीक है, वैल्यूज पुट करता हूं। टोटल नंबर ऑफ पीपल 65, क्रिकेट लाइक करने वाले 40, n ऑफ t हमें बताना है, तो जो दोनों लाइक करते हैं वो है 10। तो यहां से मुझे क्या पता चला n ऑफ t इक्वल्स, देखते हैं कितना हुआ, यहाँ हुआ 30 उधर जाएगा तो 35। तो ये वो लोग हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। अब इन लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो दोनों को लाइक करते हैं टेनिस प्लस क्रिकेट। देखो मैं यहाँ इसे वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। ये क्रिकेट वाले हैं, ये टेनिस वाले हैं। ये वो लोग हैं 10 लोग, ये 10 लोग हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। ठीक है, क्रिकेट लाइक करने वाले यानी ये पूरा सर्कल 40 का है, और ये जो हमने निकाला है मतलब n ऑफ t 35, ये पूरा सर्कल है जो टेनिस लाइक करने वाले। और अब उसने उनसे पूछा है कि वो लोग बताओ जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं क्रिकेट को नहीं, यानी ये वाला सेक्शन। यानी हमसे वो ये सेक्शन पूछ रहे हैं। तो इस सेक्शन को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टोटल में से
अगर ये इंटरसेक्शन में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये लोग आ जाएंगे। और ये वाला जो सेक्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे b माइनस ए, है ना, या c माइनस टी। ठीक है, तो n ऑफ c माइनस टी क्या होगा, 35 माइनस 10 विच इज 25। ठीक है, यानी एन टी था 35 और जो दोनों लाई करते थे वो थे 10 को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ये सेक्शन आ गया जो केवल और केवल 10 इसको लाइक करने वाला। ठीक है, तो ये हुआ 5th और 7th क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 speak Spanish and 10 speak both French and Spanish. Then how many of these speak at least one of these two languages? तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो फ्रेंच बोलने वाले हैं उससे मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल F से। तो N ऑफ F कितने हैं, 50 पीपल्स। इसके अलावा स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, 20 पीपल। इसे मैं कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूं। और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी एफ इंटरसेक्शन एस। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी एक सेट है मेरे पास फ्रेंच बोलने वाला, एक है स्पेनिश बोलने वाला। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 50 पीपल्स, और ये है मेरे पास 20 पीपल। और जो दोनों बोल सकते हैं वो है मेरे पास 10 पीपल। ये कितने हुए, 10 पीपल। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, यानी हमसे पूछ रहा है इसके बारे में। ठीक है, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज वो बंदा जानता हो। तो ये पोर्शन क्या दिखाता है, इन दोनों का यूनियन, यानी हमें क्या निकालना है, एन ऑफ एफ यूनियन एस। और वो क्या होता है, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है ना, वैल्यूज पुट करेंगे। एफ वाले कितने हैं, 50 फ्रेंच बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले हैं 20। इसके अलावा 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो टोटल मेरे पास कितने हुए, 50 प्लस 70 माइनस 10 60। तो 60 नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुए यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।